आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट आउटपुट लेवल्स के लिए लर्निंग कर्व के कंसेप्ट्स को समझेंगे। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में लर्निंग कर्व को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि लर्निंग कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये शो कर सकती है कि कितने ज्यादा तजुर्बात करके उसने अपनी लर्निंग को किस तरह से इंक्रीज किया है। और जैसे कि रिट लॉ के थ्रू हमने ये देखा था कि लर्निंग कर्व का क्या कंसेप्ट था कि जो कम्युलेटिव आउटपुट है उसको हमने डबल करना है और फिर क्या होगा कि जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है वो फॉल करेगा। और वो फॉल किस तरह करेगा? वो एक फिक्स रेट पर फॉल करेगा जिस फिक्स रेट को हम कहते हैं लर्निंग रेट। अब अपनी लास्ट वीडियो में हमने टेबल को भी डिस्कस किया था कि टेबल मेथड के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए लर्निंग कर्व के जो एवरेज रेट है, जो एवरेज टाइम पर यूनिट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और टेबल के लिए हमने बात की थी कि जो यूनिट्स हैं वो डबल होती जाएंगी, जैसा 1, 2, 4, 8, 16, मतलब यूनिट्स जो हैं वो डबल होती जा रही हैं। लेकिन अब अगर और इन डबल यूनिट्स के लिए हम अपनी जो एवरेज टाइम पर यूनिट है उसको कैलकुलेट कर लेते थे और इन यूनिट्स को हम कहते थे कम्युलेटिव हैं। अब लेट्स सपोज कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ जाती है, जिस तरह से यहाँ पे 2 के और 4 के दरमियान में 3 यूनिट्स आ जाती हैं, थर्ड यूनिट आती है, इसके लिए अब हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? या फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि 15 यूनिट्स के लिए हमने कैलकुलेट करना है एवरेज टाइम पर यूनिट। तो टेबल में तो सिर्फ इवन नंबर शो होते हैं, ऑड नंबर शो नहीं होते। तो अब लेट्स सपोज एक कंपनी है, कंपनी एबीसी, और कंपनी कहती है कि उसके 150 यूनिट्स हैं, एवरेज कम्युलेटिव टाइम पर यूनिट उसने कैलकुलेट करना है 150 यूनिट्स के लिए। अब अगर हम देखें तो 150 यूनिट्स जो है वो इवन नंबर नहीं है, इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करना था? हमने उसको अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करना था, जो कि फॉर्मूला था y = ax⁻b। यहाँ पे डॉट का साइन x और a और x को मल्टीप्लीकेशन, a और x की मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। अब लेट्स सपोज कंपनी ने 150 यूनिट्स के लिए एवरेज कम्युलेटिव टाइम पर यूनिट को कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ कंपनी ने एक इंटरमीडिएट आउटपुट को कैलकुलेट करना है। अब ये जो 150 यूनिट्स हैं ये लेवल है इंटरमीडिएट आउटपुट का, लेकिन अब ये जो 70th यूनिट है, मतलब 70वीं यूनिट जो होगी उस पर कितना एवरेज टाइम लग रहा है, इसको हम कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट आउटपुट की यूनिट है और 150 जो है वो लेवल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है, जिस तरह से 150 यूनिट्स हैं, ये हमारे पास मिड पॉइंट जो आ गया वो ऑड आ गया। और फर्स्ट यूनिट के लिए हमें ये कह दिया गया कि फर्स्ट यूनिट की जो आवर्स हैं वो 100 आवर्स हैं। और इसी तरह से लर्निंग का जो रेट है वो लेट्स सपोज कि 90% लर्निंग का रेट अप्लाई होता है ABC ऑर्गेनाइजेशन में। अब इस तमाम डेटे को हम अपने फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल आ जाए या इंटरमीडिएट आउटपुट की यूनिट आ जाए तो किस तरह से हम लर्निंग कर्व की कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम अपने फार्मूले को एक दफा फिर से रिवाइज करें तो फार्मूले में ये जो y था ये हमें शो कर रहा था एवरेज लेबर आवर पर यूनिट, कि एवरेज पे कितने लेबर आवर लगेंगे एक यूनिट पे। ये जो a हमें नजर आ रहा है ये a शो कर रहा था कि नंबर ऑफ आवर्स फॉर फर्स्ट यूनिट, कि पहली यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने घंटे लगते हैं, ये a ये शो कर रहा था। इसी तरह से B हमें ये बताया था कि कम्युलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि 150 यूनिट्स के लिए जो कि इंटरमीडिएट आउटपुट लेवल है इसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। तो ये क्या है? ये कम्युलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स है। इसी तरह B के लिए हमने बात की थी कि B जो है वो लर्निंग कोफिशिएंट है और B को कैलकुलेट करने के लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला था जो कि था B = log of LR, मतलब लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log of 2। अब यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में लर्निंग रेट दिया गया है 90%। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले B को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि B के बगैर हमारा ये जो फॉर्मूला है ये अधूरा है, वो हम फॉर्मूले को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लॉग ऑफ लर्निंग रेट का मतलब है कि लॉग ऑफ 90%, तो 90% हमारे पास होता है लॉग ऑफ 0.90। इसी तरह से इसको डिवाइड कर देंगे log of 2, तो ये हमारे पास B को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -0.152003। इसको हमने राउंड ऑफ किया तो ये 003 आ गया।
अब क्या करना है कि जो फॉर्मूला था y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b, इसको हमने 150 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करना है। और हमने बात की थी कि हम हमेशा फॉर्मूला उस जगह पे लगाएंगे जहां पे ऑड यूनिट्स आएंगी। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि 100 हमारी फर्स्ट यूनिट का टाइम था, जो कि यहाँ दिया गया है 100 आवर्स का। अब इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, जिन कम्युलेटिव यूनिट्स के लिए हमने फाइंड करनी है एवरेज टाइम पर यूनिट। तो इसको हम करेंगे रेज टू पावर माइनस 0.152003, जो कि हमारे पास b है। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो y आ जाएगा, ये एवरेज टाइम पर यूनिट आ जाएगा 46.69 आवर्स। अब जब भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, मतलब ऑर्गेनाइजेशन 150 यूनिट्स तक जो उसके आवर्स आएंगे पर यूनिट, वो आएंगे 46.96। अब ये तो बात होगी कि अगर 150 यूनिट्स हों तो क्या आएगी हमारे पास एवरेज टाइम पर यूनिट। लेकिन अब अगर ये कहा जाए कि 70th यूनिट के लिए कैलकुलेट करें, मतलब 70वीं यूनिट के लिए कैलकुलेट करें, तो वो तो फिर ये वाला कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 150 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन हुई है, 150th यूनिट के लिए कैलकुलेशन नहीं हुई। तो अब अगर ये कहा जाए कि लेट्स सपोज 70th यूनिट या 150th यूनिट को कैलकुलेट करना है, एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, एक यूनिट के एवरेज टाइम पर यूनिट को कैलकुलेट करना है, तो उसको हम इसी फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंसेप्ट जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा कि लेट्स सपोज अब यहां पर क्या होगा कि उसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि अपने जो तमाम डेटा है उसको इंसर्ट करेंगे या लिखेंगे, जिसमें आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 100, वही जो a की वैल्यू हमें गिवन थी। अब यहाँ पे 70th यूनिट के लिए कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो x है वो कम्युलेटिव यूनिट्स हैं। यहाँ पे टोटल कम्युलेटिव यूनिट्स आएंगी जो कि 70 हैं। इसको रेज टू पावर माइनस 0.152003 कर देंगे, तो ये हमारे पास जो y कैलकुलेट हो जाएगा वो हो जाएगा 52.43। अभी हम एक और यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पर 70th यूनिट है, तो 70th यूनिट की ये कॉस्ट नहीं निकली, बल्कि ये 70 यूनिट्स की कॉस्ट निकली है। अब 70th यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 70 से एक प्रोडक्ट पीछे, मतलब 69 से आगे 70 बनता है, तो 69 से 70 पे जाने के लिए जो कॉस्ट होगी वो एक्यूरेट कॉस्ट होगी, वो करेक्ट कॉस्ट होगी। तो हम क्या करेंगे कि 69 यूनिट्स के लिए अब कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से एवरेज जो टाइम है पर यूनिट को। तो अब हम यहाँ पे एक और बात भी सोच सकते हैं कि हम 71 यूनिट से क्यों 70 पर नहीं आए, क्यों हमने हमेशा एक पिछली यूनिट को लेना है। तो हमने हमेशा एक पिछली यूनिट को इसलिए लेना है क्योंकि ये जो इसका रिडक्शन लेवल होगा वो 70 यूनिट्स पर जाते जाते आएगा, ना कि 71 से 70 पर। जब 71 से 70 पर आएंगे तो ये कॉस्ट ज्यादा शो करेगा, लेकिन जब 69 से 70 पे आएंगे तो ये एक बेहतरीन रिडक्शन लेवल को शो करेगा, क्योंकि रिडक्शन जो है वो 69 से 70 की तरफ आ रही है, 71 से 70 की तरफ जो एवरेज टाइम कम्युलेटिव एवरेज टाइम है वो लेस नहीं हो रहा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि 69 यूनिट्स पे अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 69 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b करेंगे, जो कि आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 100 इंटू 69 यूनिट्स रेज टू पावर माइनस 0.152003। जब हम इस y को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52.54 एवरेज टाइम 69 यूनिट्स के लिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जो हमारे पास आया है टाइम वो आया है 70 यूनिट्स का, और दूसरा जो टाइम आया है वो आया है 69 यूनिट्स का। अब इन दोनों के दरमियान में गैप है एक यूनिट का। अब उस एक यूनिट को, वो जो एक यूनिट है वो है 70th यूनिट। अब इस 70th यूनिट के लिए हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, एवरेज टाइम पर यूनिट को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये तो हमारे पास 69 यूनिट्स के लिए आया है, अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे। पहले 70 यूनिट्स का टोटल कि 70 यूनिट्स पर टोटल कितना टाइम लग रहा है, फिर 69 यूनिट्स का टोटल। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52.43 से, जो कि 70 यूनिट्स के लिए एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट किया गया है, जो कि आ जाएगा 3670.1 का। इसी तरह से 69 यूनिट्स के लिए भी कैलकुलेट करेंगे कि 69 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52.54 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 362.5 सॉरी
ये आएगा 3625.26 का। अब जब 70 यूनिट्स की टोटल एवरेज टाइम में से लेस कर देंगे 69 यूनिट्स का टोटल एवरेज टाइम, तो ये फिर 70th यूनिट मतलब एक अकेली यूनिट जो कि 70th यूनिट है उसका एवरेज टाइम आ जाएगा पर यूनिट, जो कि आ जाएगा 44.84 आवर्स पर यूनिट एवरेज टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जब भी किसी मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू उसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात कि हमने जब भी कोई मिडल यूनिट की, सिर्फ एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना हो तो पहले उस यूनिट की जितनी यूनिट्स को जिस यूनिट को कैलकुलेट करना है उस यूनिट के मुताबिक एवरेज टाइम पर यूनिट को कैलकुलेट करेंगे। फिर इसी तरह से उससे एक कम यूनिट, जैसे हमने देखा था कि 69 यूनिट्स हैं, इसकी हम एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे। फिर इसका टोटल टाइम कैलकुलेट करके फिर जो मेन यूनिट होगी उसमें से कम वाली को, जो एक लेस वाली यूनिट होगी जो कि 69 है, उसके टाइम को लेस करेंगे तो हमारे पास एक यूनिट का, एक अकेली यूनिट का जिसका हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस हमने 70th यूनिट के लिए कैलकुलेट किया था, तो अगर हमें ये कहा जाता है कि 150 यूनिट्स के साथ 150th यूनिट के लिए भी कैलकुलेट करें, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपली कि इस 150 से 149 पर आएंगे, उसके y को कैलकुलेट करेंगे, उसके एवरेज टाइम को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह जैसे हमने 70 को मल्टीप्लाई किया है उसकी यूनिट उसकी पर यूनिट से, इसी तरह 150 को और 149 को उसके पर यूनिट से कैलकुलेट करके आपस में इन दोनों को लेस करके तो जो टाइम बच जाएगा वो हमारे पास बच जाएगा 150th यूनिट का। इसी तरह से जो भी मिड लेवल की यूनिट्स होंगी उसके टाइम को हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे और उससे हम कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट आउटपुट लेवल के लिए हमने लर्निंग कर्व की कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लर्निंग कर्व क्या है और लर्निंग कर्व के इंटरमीडिएट आउटपुट लेवल के लिए किस तरह से कैलकुलेशंस की जा सकती हैं।